नमस्कार दोस्तों, आज क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग विश्वनाथ त्रिपाठी का सरल इतिहास शुरू किए थे और हमने धीरे-धीरे बढ़ते हुए एक क्रम से एक निरंतरता के साथ भक्ति काल तक आ गए थे और भक्ति काल में निर्गुण संप्रदाय को पढ़ते हुए, निर्गुण कवियों को पढ़ते हुए, उनकी विशेषताओं का वर्णन करते हुए, चूँकि निर्गुण में ज्ञानाश्रयी और सूफी काव्य 2 तरीके की थी, प्रेमाश्रयी काव्य था, तो हम लोगों ने ज्ञानाश्रयी को ये बताया था कि जो ज्ञान पे अधिक बल देते हैं और प्रेमाश्रयी को ये बताया था कि प्रेम पे अधिक बल देते हैं। तो ये है चीज़ें, चूँकि हम लोगों ने ये सीरीज़ शुरू की है, ताकि ये सीरीज़ जो है हम लोगों ने बहुत शुरुआत से शुरू की है, एक शून्य के स्तर से शुरू की है, क्योंकि ये शुरुआत वहाँ से है जहाँ से सीयूटी के पीजी के बच्चे भी सीयूटी के यूजी के बच्चे भी देख सकें, पीजी के बच्चे भी देख सकें या किसी भी कंपटीशन एग्जाम में जिसको आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना हो, ठीक से आप समझ पाएँ और एक लेआउट जिसको कहते हैं डायग्राम बनाना, ताकि आप जब ये कर पाएँगे तभी आप चीज़ों के बारे में विस्तृत ब्यौरा वर्णन दे पाएँगे, ठीक है ना? तो जब भी आप ये करिए, चूँकि हम लोगों ने क्लास शुरू किया है, ये क्लास जब शुरू कर देंगे इसके बाद और सारे सीरीज़ चलाएँगे, बहुत सारे इतिहास को पढ़ाने की कोशिश करेंगे। खैर चूँकि ये सरल इसलिए था, मैंने इसलिए उठाया क्योंकि इसमें सरलता है, सरलता एक दृष्टिकोण है और ये दृष्टिकोण जो है बहुमूल्यता में बहुमूल्यता इसलिए है कि सारे लोगों का एक जगह जिनका सरल है और जिनकी दृष्टि सबसे सटीक है उन्हीं चीजों पे बात की गई थी। तो जब हम लोग सारे दृष्टि पैनापन पे नजर डाल लेंगे तो फिर धीरे धीरे और इतिहासों पे बात करेंगे। तो चलते हैं, फिर उसके बाद जैसे मान लीजिए हम लोग उठा लेंगे शुक्ल का या फिर मान लीजिए उठा लिए बच्चन सिंह का, ठीक है ना? तो ऐसे सीरीज जब शुरू करेंगे तो ये तभी हो पाएगा क्योंकि ये अभावग्रस्तता वाले बच्चों के लिए, उन बच्चों के लिए जो बहुत दूर दराज के गाँव से आते हैं या जिनके पास पैसे नहीं है, फ्री ऑफ कास्ट है क्लासेस पे, तो आप अगर देख रहे हैं इस क्लास को तो हो सके तो उन बच्चों तक भी पहुंचाने का काम करिए जो इसको जरूरत हो, तो फिर आप इसको हम लोगों का इससे चैनल भी बूस्ट होगा और आपकी चीजें भी सही होगी। चलिए ठीक है, आज हम मलिक मोहम्मद जायसी पे बात करते हैं। देखिए सबके अंत में जैसे जायसी, जैसे आपने बहुत सारे कवियों का नाम सुना होगा, जैसे अकबर बदायूनी का नाम सुना, इमरान प्रतापगढ़ी का नाम सुना होगा। तो ये प्रतापगढ़ी क्या है? प्रतापगढ़ के रहने वाले थे, प्रतापगढ़ से प्रतापगढ़ी हो गए। बदायूनी क्या थे? बदायूं के रहने वाले थे तो बदायूनी हो गए। ठीक इसी तरीके से जो जायस है, तो ये जो जायस है तो ये जायसी के रहने वाले थे। जायसी कहाँ था? अमेठी जिले में था। अमेठी जिले में था जायसी, तो जायस था तो जायस से जायसी हो गया। ठीक, आप कम से कम दो काम करना है। अभी मैंने ये देखा है पेपर का जो पैटर्न आया है पिछले कुछ दिनों से, उसमें जो है कि भक्ति काल के, खासकर भक्ति काल के और रीति काल के, कि कौन कवि कहाँ से है और कहाँ में किस जिले से है, तो इतना आपको करना होगा। क्योंकि देखिए भक्ति काल में इसलिए पूछा जा रहा है कि भक्ति काल वाला जो पोर्शन है वो स्टैटिक पोर्शन हो गया, आधुनिकता वाला जो पोर्शन है वो डायनामिक है, वो चीजें बदलती रहती है, बहुत सारे चीजें आती रहती है, उसमें नए कवियों का जुड़ा होता रहता है। लेकिन भक्ति वगैरह में चूंकि बहुत सारे रिसर्च हो चुके हैं, बहुत सारे काम हो चुके हैं, तो वो चीजें एक तरीके से स्टार्ट हो गई, जितनी है इतने पे स्थिर की स्थिर पड़ी हुई है। तो इसीलिए क्या होता है कि उनका सिलेबस छोटा हो जाता है और छोटे सिलेबस से आप प्रश्न क्या बनाएंगे? फिर वही सारे प्रश्न बनाए जाते हैं जो आपने कभी जो है कि पूछे ना हो, आपने कभी सुने ना हो, तो कभी कभी बेतरतीब टाइप के भी प्रश्न बना देते हैं। तो इन सारी चीजों के लिए भी आप तैयार रहिएगा कि जब आप पढ़ रहे हैं तो आपसे कोई चीज छूटे ना। तो ठीक 1492 में इनका जन्म है, 1542 में इनकी मृत्यु है। क्योंकि जन्म और मृत्यु का क्रम इसलिए बताया जाता है, अगर मैं जन्म बताऊं कि 1492 में इनका जन्म क्यों हुआ या कैसे हुआ, तो इससे इसको बताने का मेरा क्या तात्पर्य है? तो इससे जब मैं बताऊंगा तो मैं उस समय की तात्कालिक परिस्थिति क्या थी, राजनीतिक आयाम क्या थे, भौगोलिक परिस्थितियां क्या थी, तो उस आधार पे, क्योंकि कहते हैं ना कि कोई भी युग हो हर व्यक्ति को प्रभावित करता है, तो जब हर व्यक्ति को प्रभावित करता है तो उसी हिसाब से समाज, और जैसे अभी छात्र आंदोलन हो रहे हैं, सत्ता है, जैसे लोग कहते हैं ना कि बच्चों को राजनीति से बचना चाहिए, राजनीति जब अक्सर प्रभावित करेगी हमको तो फिर इससे कोई अछूता नहीं है, क्योंकि राजनीति का जो राजनीति है उसकी नीतियां हम पे लागू हैं और उसकी नीतियां बेतरतीब होंगी तो उसके खिलाफ हम आवाज अपने जो है बुलंद करेंगे ही करेंगे, तो हमारी आवाजों में तेवर होगी, वो खनकता आ जाएगी, तो खनक के साथ तेवर के साथ बात करेंगे तो आक्रामकता दिखेगी। और यही सोचिए कि जो पूंजीपति लोग हैं उनके बात अगर बात करेंगे, उनको क्या लेना देना शिक्षा से या इनको चीजों से, जिन पेपर आउट करा रहे हैं जिनके पास पैसे है, वो तो उनका तेवर कैसा होगा? नरम होगा या सत्ता के प्रति पोषित तेवर वाले होंगे। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं। तो हिंदी काव्य परंपरा के श्रेष्ठ कवि मलिक मोहम्मद जायसी हैं और ये सूफी काव्य परंपरा के श्रेष्ठ कवि हैं। ठीक है, चूंकि मैंने आपको सूफी काव्य परंपरा पढ़ा रखी है कि सूफी काव्य परंपरा क्या है, जो ये लोग होते हैं निर्गुण संप्रदाय, उसके दो तहत ज्ञानाश्रय और प्रेमाश्रय, तो जो सूफी होते थे वो प्रेम तत्व पे बोल देते थे। ऐसा नहीं है कि ज्ञान को नहीं लेते थे, लेकिन जो है ज्ञान उनके यहाँ कम और प्रेम की अधिकता थी। चलिए ठीक, जायज के रहने वाले थे और ये अपने समय के सिद्ध फकीरों में गिने जाते थे, ठीक है ना? चूंकि अमेठी के रहने वाले थे तो अमेठी के राजघराने में इनका बहुत मान था और इनकी तीन रचनाएं थी, अखरावट, आखिरी कलाम और पद्मावत। अब आप ये देख रहे होंगे अखरावट, पहले आप देखे होंगे ना
शब्द विपर्य ऐसे क्या कहते हैं कि परिवर्तन हो जाता है, विपर्य तो दूसरा हो जाता है, उल्टा हो जाता है इधर का उधर, लेकिन परिवर्तन, जैसे परिवर्तन आपने देखा होगा कि जैसे अक्षर है, जैसे तद्भव और तत्सम, तो अक्षर को लोग अक्षर न कहकर आखर कहते थे, ठीक है, ख को खटोर, स को ख कहते थे, ठीक है ना। तो ये तरीका होता था इनका। जैसे भाषाओं के विकास में आप जाएंगे और देखेंगे कि पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, होता क्या था कि जैसे मैंने कुछ बोला, जैसे आपने एक सुना होगा कि एक हाथी था और हाथी की बात चूंकि मर गया था, राजा से बताना था कि कैसे बताया जाए, तो 50 लोगों के कान में धीरे धीरे बताने की कोशिश हुई, तो अंत तक जाके जाते वो हाथी ने रह के पता चला कि गधा हो गया था। मतलब लोगों ने, देखिए इसी तरीके से कोच कोच पे बदले बानी, तो बानियां बदलती रहती हैं, बोलियां बदलती रहती हैं। चलिए ठीक है, तो ये अखरावट, अब अखरावट में अक्षर हो जाएगा, इसका मतलब अक्षर हो गया, और अक्षर किससे बना होगा, वर्ण है, वर्ण ही तो है अक्षर, तो यानी इसमें जो है कि वर्ण पे बात होगी। आखिरी कलाम है, अच्छा आखिरी कोई चीज कब होती है, जब आपका अंत सुनिश्चित हो जाए या आपका अंत आने वाला हो, इसीलिए इसमें चूंकि आखिरी है, इसीलिए इसमें क्या होगा कि कयामत का वर्णन होता है, इसमें होता है कयामत का वर्णन। अच्छा कयामत आती है ना, तो जलजले आते हैं, पृथ्वी उलट पुलट जाती है, आपके पास कुछ भी नहीं बचता है, ठीक है, और लास्ट में बचता है पद्मावत। और पद्मावत क्या है, रानी पद्मावती के आधार पे लिखा गया, क्योंकि प्रेम आख्यान लिखे जाते थे उस समय, तो नायिकाओं के नाम पे, क्योंकि यहाँ पे जो नायिका है प्रेम काव्य में, उसको परमात्मा का दर्जा दिया गया है, ठीक, तो उन्हीं के नाम पे जो है इन्होंने अपनी रचना की पद्मावत। तो ठीक है, तीन चीजें इनकी जानिए, कि अखरावट, आखिरी कलाम और पद्मावत, तीन चीजें हैं इनके पास, और तीन चीजों पे इन्होंने लिखा। अब देखिए पद्मावत में प्रेम की पीर की व्यंजना विशद रूप से है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूं, प्रेम की पीर, जब शुक्ल का आप इतिहास पढ़ेंगे तो ये 4 जगहों पर आया है शब्द, ठीक है ना। किसके किसके, एक तो आ गया आपके पास जायसी के साथ, और 3 घनानंद, आलम और बोधा, 4 हो गए, ये 4 शब्द। तो जायसी में जो आया है कि जायसी का क्या था कि इनका हृदय प्रेम की पीर से भरा हुआ था, प्रेम की पीर यानी विरह यानी दर्द, ठीक है ना। तो पहले शुक्ल कहते हैं कि जायसी का जो है कि हृदय प्रेम की पीर से भरा हुआ था, ठीक है। घनानंद के बारे में क्या कहते हैं कि इनकी बाड़ी का प्रादुर्भाव प्रेम की पीर को लेकर हुआ। तो यहाँ पे अगर देखें हृदय शब्द से जोड़ा जायसी में, यहाँ पे बाड़ी का प्रादुर्भाव यानी वाणी की उत्पत्ति यहां से जोड़ा, ठीक। बोधा में क्या कहा कि इनकी जो शब्द, इनकी जो वाणी की व्यंजना थी, व्यंजना से जोड़ा था उन्होंने। और आलम जो है, आलम ऐसे गाना सुना होगा ना, दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुझे, तो ऐसे करके आलम जो था प्रेम की पीर या इश्क का दर्द, इससे जोड़े। ये 4 चीजें आप जान लीजिए। तो जायसी का क्या था, इनका हृदय प्रेम की पीर से भरा हुआ था। घनानंद का क्या था कि वाणी का प्रादुर्भाव जो है इनकी प्रेम की पीर को लेकर हुआ। तो ठीक ये 3 चीजें आप देखिए। तो प्रेम की पीर यानी प्रेम की विरह, देखिए प्रेम की विरह क्या होता है, जैसे आप जब पद्मावती की कथा पढ़ेंगे, अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो उसमें जो है राजा रतन सेन, ठीक है, पद्मावती के बारे में जब सुनते हैं तो उनके प्रति उनका एक प्रेम उत्पन्न होता है, उनसे मिलन की उत्कंठा उत्पन्न होती है। तो उसमें इतना वो प्रेम, इतना वो विरह में दुखी हो जाता है। देखिए सूफी काव्यों में जो है कि विरह की अतिशयता है, ठीक है ना, जिसे उहात्मकता भी कहते हैं कहीं कहीं। तो ये पुरुषों में सबसे ज्यादा दिखाया गया है सूफी कवियों में। तो रतन सेन में बहुत ज्यादा विरह उत्पन्न होता है, यानी वो प्रेम की विरह है, पीर मतलब वही। तो वो जो प्रेम की पीर, अब रतन सेन तो अपनी बात कह नहीं रहे होंगे, कह तो रहे हैं मलिक मोहम्मद जायसी, इसका मतलब प्रेम की पीर और वो हृदय तत्व से जोड़ा। देखिए हृदय तत्व से क्यों जोड़ रहे हैं ये लोग, आपको मैंने ये भी बताया था कि जो सूफी साधना पद्धति है, ठीक, इसने क्या किया था कि अक्ल, नफ्स, अक्ल यानी बुद्धि या माया, और नफ्स यानी इंद्रिय, इन लोगों ने क्या कहा, सूफी पद्धति के जितने भी संत थे उन्होंने कहा कि अक्ल और नफ्स इन दोनों को आप रोक दीजिए, यानी आपके पास जो माया है माया को रोकिए। अगर आपको सिद्धि प्राप्त करनी है तो माया को आपको रोकना होगा, माया से बचना होगा। दूसरा, इंद्रियों को अपने बस में करना होगा। तो जब इन दोनों चीजों को आप बस में करेंगे तो फिर आप किसके उपासना किससे करेंगे, कल्ब से करेंगे, कल्ब यानी हृदय से।
और जब इस कल्ब से उपासना करेंगे तो आप किसके पास जाना चाहेंगे? आत्मा के पास, यानी रूह के पास। ठीक, ये थी इनकी उपासना पद्धति कि आप अक्ल और नफ्स को रोककर कल्ब के उपासना के द्वारा रूह की प्राप्ति ही इनकी उपासना पद्धति है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। तो ये था इनका पीर। अब देखिए, इन्होंने, आपको मैंने ये भी बता रखा था कि कड़वक बद्धता थी इनके अंदर। कड़वक बद्धता सारी पीछे के पीछे वाली चीज आपके रिपीटेशन में है। तो दोहो और चौपाइयों में कड़वक बद्धता क्या थी? 5 या 7 अर्धालियों के बाद एक दोहा। तो ये है कड़वक बद्धता। तो इन्होंने मसनवी शैली में लिखा। मसनवी शैली क्या है, मैंने कल इसके बारे में बहुत ही डीप से बताया। तो आगे चलते हैं। अब देखिए, मसनवी शैली में जो था, सबसे पहले क्या करेंगे आप? अल्लाह की स्तुति करेंगे, फिर उस हजरत मोहम्मद की करेंगे, फिर उनके 4 मित्र थे उनकी स्तुति, फिर साहे वक्त, उस समय का राजा कौन था? तो चूंकि शेर शाह जब से, तो शेर शाह, अरे जायसी जब थे तो उस समय शेर शाह सूरी थे, तो शेर शाह सूरी की उपासना, फिर वो अपने गुरुओं की उपासना, फिर पीरों की वंदना करेंगे। ये होती है मसनवी शैली। लिखने का ये होता है तरीका। इसी को लेके जो है कि कहते हैं शुक्ल जो है कि ये अभारतीयता है। बाद में मैंने आपको बताया कि यह भारतीय नहीं, भारतीयों में भी बहुत सारी चीजें है। ठीक है ना। अब देखिए, पद्मावत की काव्य भूमिका विशद एवं उदात्त है। कवि ने प्रारंभ में ही प्रकट कर दिया है कि जीवन और जगत को देखने वाली उसकी दृष्टि व्यापक और परस्पर विरोध को आंकने वाली है। अब देखिए, जीवन दृष्टि क्या है? व्यापक और परस्पर विरोध। ठीक वही चीज जब बाद में देखेंगे। अभी जब मार्क्सवाद आता है तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद आता है। तो देखे होंगे कि किसी भी पदार्थ की उत्पत्ति, अगर इलेक्ट्रॉन जितना होगा उतना ही प्रोटॉन होगा। ये है द्वंद्व। ठीक है ना। हर चीज ना, जितना सम है उतना विषम है। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी देख रहे हैं तो जितना फेस है उतना न्यूटन है। इस तरीके से सब सारी चीजें देखिए। तो अब बताते हैं कि जीवन दृष्टि व्यापक और परस्पर विरोधी है। तो ये ईश्वर देता है, वो कैसे बता रहे हैं। ठीक, और इस विविधता में सृष्टि का कर्ता कौन है? ईश्वर है। तो बताते कैसे? कि नेसी नाग मुखई विश्वेशा, अब कि नसी मंत्र हरा जय डेसा, कि नसी अमी अजियन जय पाए, कि नसी बीच जो बीच उते खाए, अब कि नेसी अकी मीठी रस भरी, कि नेसी करई बेली बहु फरी। देखिए, कि नसी नाग मुखई विश्वेशा, जिन्होंने नाग के मुख में क्या दिया? विष दिया। विष यानी जहर दिया। और उन्होंने क्या किया कि नई मंच हरही जय डसा, उन्होंने उन्हीं ईश्वर ने वो जो डसे हुए जहर को कम करने के लिए मंत्र भी उन्होंने ही दिया। सोचिए, दोनों विरोधाभासी स्थितियां हैं कि नहीं? कि आपको जहर भी दे रहे हैं तो आपको बचाने के लिए मंत्र भी दे रहे हैं। और किन्हेसी अमी जिया जही पाए। ठीक, जिनके द्वारा हम अमृत प्राप्त करते हैं, कि नसी विष जो मिस नहीं खाए, उन्हीं के द्वारा हम क्या करते हैं? विष भी पाते हैं उन्हीं के द्वारा। ठीक, कि नसी अखी मीठी रस भरी। देखिए, ईश्वर कितना विविधतामय है, ईश्वर कितना जो है सर्वशक्तिमान है, कि जो आपको गन्ने वाला, गन्ने में देखिए गन्ना होता है, गन्ने में कैसा होता है? मीठा रस होता है। लेकिन जैसे ही आपको अगर मीठा रस भी देता है, तो अगर आप कुछ करेंगे, आपके हिस्से की चीज में कड़वी बेल भी हो जाएगी, कड़वी चीज हो जाएगी। अच्छा, नीम की पत्तियां कैसे हो जाती है? कड़वी हो जाती है। मतलब आप जिस प्रकार का कर्म करेंगे, आप अमृत का कर्म करेंगे तो अमृत मिलेगा, विष का काम करेंगे तो विष मिलेगा। ये ईश्वर द्वारा तय है। यानी ये ईश्वर की क्या दिखा रहा है? सर्वशक्तिमानता को दिखाता है। और ईश्वर के को भाजन से कोई भी नहीं बच सकता अगर आप गलत फेरों के उलझे तो। ठीक, तो ये दिखा रहे हैं कि जो कुछ भी है, कि ईश्वर की दृष्टि व्यापक है, परस्पर विरोध को आंकने वाली है। ये परस्पर विरोध को आंकने वाली कैसे है? देखिए, अगर सबके लिए अमृत की व्यवस्था कर दी जाए, तो एक से एक लोग हैं कि अगर जो गलत करे उसको भी अमृत मिलेगा और जो सही करे उसको भी अमृत मिलेगा, तो फिर यार सही कौन करेगा? गलत करना आसान होता है, सही करना कठिन होता है। सही के साथ चलना जो है बहुत मुश्किल होता है। ठीक है ना। तो इस तरीके देखिए, ईश्वर वही चीज है। जैसे कोयला होता है ना, कोयला ऐसी चीज है, एक तरीके से मान लीजिए, ईश्वर को अगर हम कोयला मान लें, ठीक, तो ईश्वर एक तरीके से ये है कि कोयला के अगर अंदर आप रहेंगे तो हीरे जैसे चमक भी जाएंगे। ईश्वर के साथ रहेंगे, अगर ईश्वर के साथ पड़े पड़े रहेंगे, लगे रहेंगे, या ईश्वर के साथ अगर थोड़ा भी विरोध करेंगे ना, इधर उधर करेंगे, तो आपका कोयले से मुंह काला भी कर दिया जाएगा। ठीक, अब हम लोग परस्पर विरोध दिखा रहे हैं। अब दूसरी ये है कि उनकी दृष्टि सामाजिक विषमता की ओर भी जाती है। ऐसा नहीं है कि यह सामाजिकता प्रगतिवाद में आई। भक्ति काल को मैं बार बार कह रहा हूं कि भक्ति काल एक सामाजिक आंदोलन है। वो सामाजिक आंदोलन कैसे कबीर में सक्रिय था, जाति पात पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होई, जहां वर्णाश्रम व्यवस्था की घोर चीजों पे बात की गई थी। ठीक वही चीज जो है कि प्रेमाश्रयी में जायसी भी करते हैं, और ये भी सामाजिक विषमता की तरफ ध्यान देते हैं। और ये लिखते हैं कि नसी कोई भिखारी कोई धनी। यार, यहाँ पे कोई भिखारी है तो कोई बहुत धनी है। कि नसी संपत्ति विभुत पुनि धनी, किसी के पास बहुत ज्यादा संपत्ति है तो किसी पे एकदम विपदा ही आन पड़ी है। काहू भोग भुगति सकसारा,
कोई ऐसा है कि पूरी दुनिया का सुख संसार का भोग ऐश्वर्य कर रहा है और काहू कहा काऊ भुक भवन दुख भरा, और किसी का ऐसा है कि पूरा दुख भवन ही जो है कि दुखों से भरा हुआ है। यानी उस समय भी एक तरीके से एक देखें तो ये जो है कि ऊंच नीच की, अमीर गरीब की खाई पड़ी हुई थी, और इसी चीज को जो है मिटाने की बात कहीं ना कहीं कबीर में भी जिस प्रकार सुनाई देती है, ठीक उसी प्रकार जायसी में सुनाई देती है। ये है सामाजिकता इनकी। ठीक है ना, लोग कहते हैं कि भक्ति आंदोलन जो है पारलौकिकता से जुड़ा हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं है। पारलौकिक चीजों से कम अलौकिक चीज, देखिए कबीर कहते हैं ना कि तू कहता कागज की लेकिन, अरे तू कहता कागज की लेकिन, मैं कहता आखिन की देखिन। यानी पोथियों के सहारा का इन लोगों ने मिटा दिया था और खुद पे ही अनुभव की बात करते थे। चलिए अब हम चलते हैं, दो चीजें देख लिए कि इनमें सामाजिक विषमता पे बात की और विविधता पे बात की और परस्पर विरोध पे बात की। पद्मावत की कथा क्या है? ठीक है, चित्तौड़ के शासक हैं। चित्तौड़ के शासक कौन है? रतन सेन है, और सिंघल देश की राजकन्या है पद्मिनी। इन दोनों की प्रेम कहानी पर आधारित है, पद्मिनी से ही पद्मावत पड़ा। ठीक, अब चूंकि क्या है कि इसमें कुछ कल्पना होती है और कुछ इतिहास, इन दोनों का मिश्रण है। देखिए साहित्य पूरी तरीके से इतिहास नहीं होता, साहित्य फैक्ट कोई हुबहू नहीं रख देता है, क्योंकि फिर तो इतिहास हो जाएगी। इतिहास सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा? फैक्चुअल चीजों का ऐसे रख देगा, लेकिन जैसे इस फैक्चुअल चीजों में अपनी तरफ से भी कुछ चीजें जोड़ देंगे, कल्पना जोड़ देंगे, जिससे क्या होती है? सर्जना होती है, निर्माण होता है, तो फिर वो जो है कि साहित्य की कैटेगरी में आ जाएगा। और साहित्य हमेशा एक दशा दिशा प्रदान करता है। ऐतिहासिकता चीजों को सिर्फ और सिर्फ वहीं पे छोड़ देगा, लेकिन साहित्य आपको बताता है कि ये चीजें अगर ऐसी होती या इन चीजों में एक और कैरेक्टर डाल दें और ये चीज ऐसे प्रभावित करता तो क्या होता। तो इसीलिए इन दोनों में है। देखिए अब इसमें बता रहे हैं कि जैसे अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण और विजय, ये सब ऐतिहासिक घटना है। अब होता क्या है कि रतन सेन और पद्मिनी की कहानी है। अब रतन सेन क्या होता है, इनको जो है कि सुना दिया जाता है सुख सुखी के द्वारा कि यार वहां पे सिंगलदेव की एक राजकन्या है, बहुत सुंदर है, मतलब उसका रूप बहुत रूपवान है। तो फिर ये सुनता है, तो अब क्या करता है, इनकी शादी नागमती से हुई होती है, नागमती को छोड़ देता है और पद्मिनी की खोज में चला जाता है। और ये किस वेश में निकलता है? योगी वेश में निकलता है। फिर वहां पे बहुत सारे उसको दिक्कत, लेकिन लास्ट में उसका पद्मिनी से क्या हो जाता है? विवाह हो जाता है। अब यहाँ पे एक राघव चेतन आता है कि राघव चेतन नामक पंडित पद्मिनी के रूप की प्रशंसा अलाउद्दीन से करता है। अब यहाँ पे इसकी जो है कि शादी हो जाती है, लेकिन वहीं पे फिर क्या होता है कि एक राघव चेतन है, दुष्ट आदमी है, आसुरी प्रवृत्तियों का सूचक इसको माना गया है। तो ये पद्मिनी के रूप की प्रशंसा अलाउद्दीन से। अब अलाउद्दीन क्या है, जैसे उसके रूप की प्रशंसा सुनता है, अब उस पर मोहित हो जाता है और अलाउद्दीन छल से रतन सेन को पकड़कर दिल्ली से ले जाता है। फिर वहां पे गोरा बादल आते हैं, गोरा बादल वीरता पूर्वक लड़ते हैं और रतन सेन को छुड़ा लेते हैं। फिर लेकिन बाद में फिर लड़ाई होती है, एक राजा देवपाल है, राजा देवपाल से लड़ाई होती है और रतन सेन मार दिए जाते हैं। फिर कैसे अलाउद्दीन उन दोनों को पाने, चूंकि अब ये दोनों लोग मर गए, ये रतन सेन मर गए, तो पद्मावती और नागमती तो फिर बच गए। ठीक, तो उनको अलाउद्दीन पाने की कोशिश करता है, लेकिन उस समय जो क्या करते हैं, पद्मावती और नागमती जौहर कहते हैं, फिर ये लोग सती हो जाती है। ठीक है ना, और जब चित्तौड़ पहुंचता है तो उससे उसकी राख मिलती है। ये है, यही सारी की सारी, ये है इतनी छोटी समराइज कहानी। ठीक है, अब पद्मावत आदंत मानुष प्रेम। देखिए पद्मावत क्या है, देखिए मनुष्य से प्रेम की बात कर रहा है ना, तो इसीलिए एक लाइन ये लिखेंगे कि मानुष प्रेम भयो बैकुंठी नाही तका छाड़ भरमुठी। यार अगर आपको मनुष्य से प्रेम है ना, तो समझ लीजिए कि आपके लिए स्वर्ग के समान है, बैकुंठ के समान है, वरना ना नाही ते कहीं छाड़ भरमुठी, वरना एक मुट्ठी राख के समान है। आपकी कोई हैसियत थोड़े ना इस संसार में। ठीक है ना, ये है। आगे हम लोग चलते हैं। फिर अब जैसे ही वो चित्तौड़ पहुंचता है और वहां पे देखता है कि ये दोनों सती हो गए। अच्छा, जब चिता पे आप जल जाएंगे तो क्या बचेगा? राख बचेगा। तो क्या लिखते हैं कि छार उठाई लिन एक मुट्ठी। अब वो क्या करता है कि देखता है कि राख है तो एक मुट्ठी उठाता है, तो छार उठाई लिन एक मुट्ठी, छार उठा रहा है, राख उठा रहा है, मुट्ठी लिन लिया किसमें? मुट्ठी में, यानी बंद अपने हथेली में। आज दिन नहीं उड़ाई पृथ्वी जुटे, और फिर उसको क्या किया, ऐसे पृथ्वी में हवा के तरीके से फेंक दिया और कहा अरे यार जब कोई चीज नहीं मिलती है तो ठीक जैसे लोमड़ी को अंगूर खट्टे होते हैं, उसी तरीके से ये भी करा रहे, पृथ्वी उड़थ्वी पे सारी चीजें झूठी है। ठीक है ना, तो ये लाइन आपको क्या बता रही है कि इसमें सूफी दर्शन की गहरी व्यंजना है, संसार नश्वर और मिथ्या है, सच्चा प्रेम और बलिदान ही शाश्वत है, लौकिक वैभव राज्य और इच्छाएं अंत में मात्र एक मुट्ठी बनकर रह जाती है। ठीक है, ये होती है, इसका अर्थ ये है। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब देखिए पद्मावत में देखिए जितनी भी सारी चीजें, जहां पे विरह आएगा वहां पे ऋतुओं का वर्णन होगा। ऋतुओं का वर्णन इसलिए होता है क्योंकि ऋतुओं के हिसाब से नायक और नायिका की दशा और दिशा बदलती रहती है।
क्योंकि इनमें षड ऋतु वर्णन है, ठीक। और इनकी शुरुआत कहाँ से होती है? आषाढ़ से। पूछता है कि कहाँ से? आषाढ़ से। चढ़ा आषाढ़ गगन घन बाजा, तो आषाढ़ से शुरुआत होती है। अब देखेंगे अ से है, अ पहला है, अ से फर्स्ट, और महीने के पहले की शुरुआत भी इनकी आषाढ़ से हो जाती है। फिर 12 मासा है, ठीक है ना। देखिए 12 मासा में आषाढ़ आ जाएगा, सॉरी, तो ये है 12 मासा। षड ऋतु शिशिर हेमंत बसंत ग्रीष्म जार, ये हो जाएगी। नक्षिक वर्णन होगा, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें वो करते हैं, ठीक। अच्छा, पद्मावत में प्रकृति का प्रतीकात्मक उपयोग है। अब मैं बताता हूं क्या है प्रतीकात्मक उपयोग। देखिए कबीर में भी रहस्यवाद है, और जो है कि जायसी में भी रहस्यवाद है। कबीर में पहले मैंने आपको बताया था कि साधनात्मक रहस्यवाद था, लेकिन जैसे ही आंख बंद करके देखे कि सारी की सारी चीजें वहीं की वहीं पड़ी हुई है, तो उनका दिमाग खराब हो गया। कहे यार ये सब क्या है, शरीर को साधने कोई मतलब नहीं। फिर वो जो है प्रेम की तरफ बढ़े, और फिर ऐसे प्रेम को लिखे तलफे बिन बालम मोर जिया, तो उन्होंने प्रेम पे बात की अंत में। और जायसी जो है ये भी रहस्यवाद पे लिखे, प्रेम पे तो ऑलरेडी थे। देखिए तो जो कबीर का रहस्यवाद था वो अंतर्मुख था, और जो जायसी का रहस्यवाद था वो बहिर्मुख था। अंतर्मुख इसलिए था क्योंकि वो शरीर के अंदर से परमात्मा को खोजने की घटघटवासी वाले राम के कॉन्सेप्ट पे थे। और इनका बहिर्मुख इसलिए था जायसी का, क्योंकि इनके बहिर्मुखता में प्रकृति भी इनके साथ जुड़ी होती थी। प्रकृति में भी वो चेतनता होती थी, प्रकृति इनके दुख में रोती थी, प्रकृति इनके दुख में हंसती थी। मतलब कितना बड़ा स्कोप था, इसीलिए वो प्रतीक के रूप में लिए, ठीक है ना। बस इतना बताने का। अब देखिए पद्मावत की नागमती के विरह वर्णन का प्रसंग अत्यंत मार्मिक है। उसकी मार्मिकता का आधार है मध्यकालीन भारतीय नारी की व्यवस्था। सोचिए मध्यकालीन भारतीय नारी की व्यवस्था, यहां से फिर से शुरू हो जाएगा डिस्कोर्स स्त्री विमर्श का, ठीक है ना। अब देखिए ये है ना कि राजा मर गया तो रानियां सती हो जा रहे, लेकिन रानियों के मरने पर राजा कभी नहीं सती होता था। यही है स्त्री विमर्श, और नए सिरे से चीजों को देखने की कोशिश कर रहा है। तो ये है उनकी व्यवस्था। और दूसरा कारण है उसका जो है कि यहाँ पे जो रानी है, चाहे वो नागमती हो चाहे पद्मावती, उनको मध्यकालीन सामान्य वर्ग की रानी के रूप में प्रस्तुत किया, राजभवन में रहने वाली रानी के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया। देखिए कैसे नहीं प्रस्तुत किया गया, वो लिखते हैं पूरव नक्षत्र सिर ऊपर आवा, हव बिनुना मंदिर को छावा, वर्षय मेघ जकोरी जकोरी, मोरी दुई नैना चुही जसोरी। पूर्व नक्षत्र, पूर्वा नक्षत्र आ गई है। आपको इतना तो मालूम होगा कि पूर्वा नक्षत्र जो है कि बरसात में आती है, ठीक है। तो पूर्वा नक्षत्र सिर ऊपर आवा, यानी इसका मतलब पूर्वा नक्षत्र आती है तो उसमें बहुत तेज बारिश होती है, यानी बहुत तेज बारिश हो रही है। अहो बिनु ना ही मंदिर को छावा, और मेरे मंदिर पे कोई भी, मेरे घर पे कोई भी उस तरीके की चीज नहीं है, मेरा घर इतना टूटा फूटा हुआ कि वो जो बरसात की तेज बारिशें उसको रोक सके। अब ये बता रहा है कि सामान्य वर्ग की नारी के रूप में कैसे हैं। देखिए कितना वो कष्टों में सह रही है कि बरसे मेघ झकोरी झकोरी, मोरी धुरी नैना चुही जसोरी। ओरी का आपने नाम सुना है? जैसे आप देखे होंगे ऐसे नालियां होती तो इसमें से पानी टप टप ऐसे करके चूता रहता था। तो जिस प्रकार से बरसे मेघ, बादल जोर जोर से झकोरी झकोरी हवाओं के साथ जोर जोर से बरस रहे, ठीक उसी तरीके से मेरे जो नयन है, मेरी आंखों से लगातार बारिश, वो जो है आंसुओं की बूंदे गिर रही। यानी देखिए कभी यहाँ जो है जायसी जी ने बादल की बारिश को, और जो है कि पद्मावती की जो है कि नयनों की जो वो दोनों को एकाकार कर दिया है। सोचिए कि वो कितना विरह वो अधिक हो। यानी जब कभी कभार क्या हो जाता है कि दुख बहुत बड़ा होता है तो आदमी उबर नहीं पाता। ये प्रतीकात्मक है, ध्वन्यात्मक है, हिंदी ध्वन्यात्मकता के सिद्धांत पर आधारित है, वरना आप बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे कि ये कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा ये बताइए जस ओरी, ओरी की बात कौन करेगा? राजमहल में रहने वाली रानी तो करेगी नहीं, सामान्य वाले जिसके घर यार ओरी होगा वही तो बात करेगा, सीधी सी बात है, ठीक। तो ये बात करते हैं, और उसके ऊपर देखिए मतलब बरसात में उसको कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। जो कठिनाई का सामना लोग सामान्य की भूमि पर होगा उसी को करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए इसमें एक आता है कि मानसरोदक खंड, पूछेगा कि मानसरोदक खंड जो है किस रचना में, तो आप किस में बताएंगे? पद्मावती में बताएंगे, ठीक। अब चूंकि ये बता क्या रहे हैं कि जैसे पद्मावती अन्योक्ति है कि समासोक्ति, ये कॉन्सेप्ट मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया है कि अन्योक्ति में क्या होगा कि जैसे अप्रस्तुत अर्थ होगा। ऐसा मानिए कि एक रचना तो ऐसे चल रही है, घटना चल रही है, लेकिन अलौकिकता से उसको जोड़ देंगे, पारलोक से जोड़ देंगे, ईश्वर से जोड़ देंगे, बस इतना सा जानिए। और समासोक्ति में क्या होगा कि ये चीजें होगी, उसमें नॉर्मल चीजों की भी व्याख्या कर ले। तो देखिए ये बता रहे हैं कि अलौकिक सत्ता कैसे है। चूंकि आपको ये लग रहा होगा कि ये यार इसमें क्या है, जैसी ने क्या ऐसा बता दिया है कि इसको अलौकिकता से जोड़ दे। जैसी ने तो सिर्फ रानी पद्मावती, रतन सेन और नागमती की विरह वर्णन की कथा कही है, राघव चेतन कैसे दुष्ट व्यक्ति था, अलाउद्दीन ने कैसे आक्रमण किया, फिर कैसे सती हुई, इन सारी चीजों की बात। लेकिन ऐसा नहीं, जब आप उन्होंने कैसे एक छेपक, देखिए सरवर तीर पद्मिनी आई, खोपा छोरी केस मखलाई,
सरवन नदी के किनारे जो है कि रानी पद्मिनी आती है, खोपा छोरी केस न खुलाई। खोपा मतलब जूड़ा, जूड़ा को खोल के अपने केस को लहराती है। शशिमुख अंग मैल गिरिबासा, मलाई गिरिबासा। अब देखिए उनका जो मुख है वो चंद्रमा के समान है, और मलाई गिरिबासा उनके शरीर के सुगंधों से मलाई गिरी के समान जो है कि अच्छी खुशबू आ रही है। नागिन झापी लिंद चौपासा, और ऐसा लग रहा है जब वो बाल खोले तो ऐसा लग रहा है कि चारों तरफ एकदम कोई बहुत सी नागिन लहरा रही हो काले केसों में, ठीक है। वो नहीं घटा परी जग छा शशि के चिन्ह। अब देखिए उनकी घटा इस, अब यहां से दूसरी दो लाइन तो यहाँ तो ठीक थी कि रूप वर्णन में, लेकिन तीसरी पंक्ति कैसे पद्मिनी के लोकोत्तर सौंदर्य का आभास देती है मैं बता रहा हूँ। तो ओ नहीं घटा पर ही जग छा, अब उनकी घटा है जो बालों की घटा है, वो पूरे जो है कि जग पे पूरे संसार पे पड़ रही है। ये तो तभी होगा ना जब वो ईश्वर का छाया होगा, ईश्वर की व्यापकता होगी, ठीक है। तो वो नहीं घटा पर ही जग छा शशि के शरण लिन जनुरा। अब जब चंद्रमा जो है कहां से लिन रहा, राहु, राहु और केतु के रूप में वहां पे जाके शरण ले। सोचिए, तो ये तो यहाँ पे तीसरी जो शक्ति है, तीसरी जो पंक्ति है, वो जो है कि इनके सौंदर्य का आभास देती है, लेकिन वो सौंदर्य लोकोत्तर इस लोक से नहीं उस लोक से जुड़ा हुआ है। इसीलिए पद्म जो ये जायसी की रचना पद्मावती है, ये अनुक्ति है और कहीं समासोक्ति है। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं हम। देखिए इसमें बताए हैं कि पद्मिनी जो है किसका है, परम सत्ता का प्रतीक है, रतन सेन साधक का, राघव सेन संतान का प्रतीक है। पद्मावत को प्रतीकात्मक काव्य कहा जाता है, मैंने आपको बता दिया। जैसे वो जैसे वो राघव चेतन को मैंने बताया कि दुष्ट व्यक्ति है, ठीक है ना। अब देखिए पद्मावती में हठ योग, कुंडलिनी योग एवं रसायन साधना का पर्याप्त प्रभाव है। क्यों है, क्योंकि ये ज्ञान, ये रहस्यवाद थे, निर्गुण संप्रदाय थे, और निर्गुण संप्रदाय वाले किस पे थे, क्योंकि उनकी जो सारी की सारी पीछे के जब आप बैकग्राउंड में जाएंगे तो सिद्ध और नाथ जन से इन्हीं से इनका विकास हुआ है। तो इनमें भी ये चीजें हैं, इनमें भी हठ योग कुंडलिनी थोड़ा थोड़ा है, लेकिन इनमें प्रेम तत्व पर अधिकता दी गई, जो कि मैं पहले से बता रहा हूँ। वैष्णव से निर्णयता लिया, अहिंसा का भाव लिया है, ठीक। अब हम चलते हैं, पद्मावत किस भाषा में रचा गया। पद्मावत विशुद्ध अवधि में है। देखिए जो सूफी काव्य है वो देखिए वो सारे के सारे ठेठ अवधि में है, लेकिन पद्मावत विशुद्ध अवधि में है, ठीक है ना। ठेठ अवधि मतलब ग्रामीण अवधि में है, ठीक, लेकिन पद्मावत विशुद्ध अवधि में। इसमें रामचरितमानस की भांति अनेक क्षेत्रों की भाषाओं का मेल नहीं। अब देखिए रामचरितमानस में ना, जैसे चूंकि उनमें भाषाओं का मेल क्यों है, अब कोल भील की भाषा अलग है, ठीक है। वहां पे जब जाएंगे सेना की भाषा अलग है, राजा की भाषा अलग है, वहां पे जो ब्राह्मण है, जो गुरु है, जो प्रतिष्ठापित है, उनकी भाषा संस्कृत, तो वो उनकी मजबूरी है कि देखिए जैसे कहते हैं नाटक ना लोक धर्मी होता है, और लोक धर्मी के लिए आपको लोक धर्मी का निर्वाह करना होता है उन तत्वों का, ठीक उसी तरीके से उन्होंने अपना किया है। खैर हम उस पर नहीं जाएंगे। इसमें तत्सम शब्दों का इस्तेमाल बहुत कम है। और जायसी का प्रिय अलंकार क्या है, हेतु प्रेक्षा। अच्छा हेतु प्रेक्षा क्या है, तोड़ते हैं इसको। हेतु और प्लस उत्प्रेक्षा। हेतु का मतलब क्या है, कारण, और उत्प्रेक्षा का मतलब क्या है, जिसमें मानो मनु मानो जानो जनु जानो आया, उस काल के मारो क्रोध केतन कांपने, उसका लगा मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगह, ऐसा था। तो जैसे हेतु प्रेक्षा का मतलब है कि जो वास्तविक कारण है उसको न मानिए, बल्कि और दूसरा कोई कारण मान लीजिए। नहीं यार ये नहीं, बल्कि ये। अब जैसे क्या है, वो कह रहे हैं पीयूष कहूं संदेशड़ा है भौरा है काग, सो धनी बिरह जरी मुई एक धुआं हम लाग। कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि जाइए उनके संदेश दीजिए मेरे प्रिय को, हे भौरा हे काग। अच्छा भौरे, वो भौरे से कह रही है, कौवे से कह रही है कि जाके मेरे प्रिय को संदेश दीजिए। क्या दीजिए, कि सो धनी भी रहे जरी मुई। अब उनके जो विरह में क्या हो गए, हम मर गए, जल के क्या हो रहे हैं, मर रहे हैं, ठीक है। आज जब उनके विरह में अच्छा कोई चीज जलती है तो क्या होती है, धुआं उठता है। अब उसी का धुआं जब लगता है तो हम क्या हो जाते हैं, काले हो जाते हैं। तो उसी के धुआं से भौरा और कौवा क्या हो गए, काले हो गए। अरे भाई कौवा और भौरे और काले ऑलरेडी काले हैं, अब किसी के बिरह का धुआं लगा तो उससे थोड़े ना काले हो गए। लेकिन फिर भी यहाँ कह रहा है कि इतना ज्यादा बिरह है, कुछ बिरह में मैं जल रही हूँ और उसे इतना ज्यादा धुआं निकल रहा है कि भौरा और कौवा दोनों काले हो गए, ठीक। यानी दूसरा कारण बताया, वास्तविक कारण ना बता के एक मनमानी कारण बता लिया, ये होता है हेतु परीक्षा। तो यहाँ पे अगर आपको जायसी आपने पूरा पढ़ लिया तो मैं दो तीन चीजें आपको बता देता हूँ। जायसी कहा के जायज के रहने वाले थे, ठीक है। इन्होंने तीन, अखरावट, आखिरी कलाम और पद्मावत, तीन चीजों पे बात की। पद्मावत पे आपको रतन सेन, नागमती और पद्मावती, इन चीजों इन तीनों पे मेन रूप से कथा आधारित है, ठीक है। और जब इनकी बात की गई तो चूंकि इनकी भाषा पे बात की गई
और भाषा पे बात की गई तो भाषा में क्या है, इनकी प्रतीकात्मकता है। और प्रतीकात्मकता इसलिए है क्योंकि इनका जो सौंदर्य है वो लोकोत्तर भी है। ठीक, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सौंदर्य का वर्णन यहाँ पे रिझाने के लिए कर, नहीं, लोक कैसे परे की बात। देखिए वो सौंदर्य का वर्णन क्यों करते हैं, अच्छा कोई चीज अच्छी जिसके बारे में सुनेंगे तभी तो आप उसके प्रति आकर्षित होंगे। ठीक उसी तरीके से वो परम सत्ता को बताते हैं कि वो इतनी आकर्षक है, इतने रूपवान है, इतने सुंदर, तभी तो आप जानने की, देखने की, उनको पाने की कोशिश करेंगे, इसीलिए बताया जाता है। एक तरीके से लालच है, ठीक है ना। तो ये प्रतीकात्मकता पे बात होगी और इनकी भाषा पे बात होगी, क्योंकि भाषा पे क्या है, इनकी क्या है, विशुद्ध अवधि है इनकी जो, ठीक है, विशुद्ध अवधि है। और इनकी भाषा में क्या है, मसनवी शैली है। मसनवी शैली कैसी है कि आरंभ में क्या है, अल्लाह की स्तुति है, फिर पैगंबर खुदा की स्तुति है, फिर उनके चारों मित्रों की स्तुति है, फिर साहे वक्त की स्तुति है, फिर उसके बाद जो है कि कड़वकबद्धता पे बात हुई। ये अगर सारी चीजें आपने सारी चीजें जान गई तो फिर आपको कोई भी चीजें दिक्कत नहीं करेगी, ठीक है। मंजन पे आते हैं अब हम सीधे सीधे। मंजन 16वीं शती के, और बस आप कुछ मत करिए, मंजन ने जो है कि मधुमालती की रचना की, बस आप ये याद कर लीजिए। और यही एक कहानी है जिसमें दो समानांतर कथाएं चलती है। अगर आपसे पूछे कि किसमें दो समानांतर कथाएं चलती है, सेकंड दो, तो वो मधुमालती की कहानी है। और मधुमालती की ये पूछता है क्योंकि सारे में जो है एक नायक रहता है, लेकिन इसमें जो है दो है, दो के प्रेम की चल रही है, दोनों के, ठीक है। जैसे देखिए इसमें किसकी किसकी, देखिए मधुमालती की है और दूसरा मनोहर और मधुमालती की एक कहानी चलेगी, और इसी के समांतर देखिए प्रेमा और ताराचंद की कहानी भी चलती है। तो ये पूछता है कि पूरे सूफी काव्य में कौन सी ऐसी रचना है जिसमें दो समानांतर कथाएं चलती है, ये दोनों कथाएं चलती है, ठीक है। बस इनके बारे में इतना जानना था, आगे चलते हैं। और देखिए उस्मान, उस्मान ने चित्रावली की रचना की। अब एक और कॉन्सेप्ट चीज मैं आपको बताता हूं कि जो कड़वकबद्धता है, या तो 5+1 का कॉन्सेप्ट है या तो 7+1 का है। जो 7+1 का है, सारे के सारे में 5+1 का है, लेकिन जो 7+1 का है वो चित्रावली में है और पद्मावती में है, ठीक। दो रचनाओं में जो है कि कड़वकबद्धता 7+1 का है, ठीक है ना। अब आगे हम चलते हैं। शेख नबी, तो आप बस इतना याद कर लीजिए, उस्मान ने किसका चित्र बनाया, उसने किसका, उसने चित्र बनाया, तो चित्र बनाया तो चित्रावली हो जाएगा, ऐसे याद कर लीजिए। फिर वो क्या, शेख नबी, शेख नबी ने क्या लिखा, ज्ञानदीप लिखा, शेख वगैरह को ज्ञान देना चाहिए, ठीक है। कासिम शाह ने हंस जवाहिर लिखा, ये सारी रचनाएं आप याद करिए। नूर मोहम्मद ने इंद्रावती लिखा और अनुराग बासु ने लिखा, अनुराग। तो ये चीज है यहाँ पे। अब हम आपको जब अगली क्लास में पढ़ाएंगे तो उसमें निर्गुण काव्य की सामान्य विशेषताएं पढ़ाएंगे, ठीक है। यहाँ से हम अगली क्लास में आपसे बातचीत करेंगे, तब तक मिलते हैं अगली क्लास में। बाकी इस क्लास को अन्य बच्चों तक पहुंचाइए और फिर आपसे बात करते हैं, ठीक है। तब तक नमस्कार।